हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 10 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज जो आपको पता है लास्ट 15 ईयर पीआईक्यू में करा रहा हूँ सीडीएस के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट इज नॉट करेक्ट। नॉट पे थोड़ा फोकस करना होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज भाई पार्लियामेंट नहीं कर सकता है या फिर जो भी है एज पर द स्टेटमेंट देखते हैं। द पार्लियामेंट मे बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर आपको पता है तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है दैट पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब एक्चुअल में करेक्ट है, नॉट के हिसाब से तो नहीं जा रहा अभी तक। ठीक है, अ बिल ऑफ दिस इफेक्ट कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है लाइन एग्जैक्ट एज इट इज, ऐसे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में और पार्लियामेंट में। ठीक है, लोकसभा नहीं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा को ऐसे बिल पे इक्वल पावर होती है। अ बिल ऑफ दिस इफेक्ट मे बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द अफेक्टेड स्टेट। यस, बिल्कुल, ये भी आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रेफर तो करेंगे लेकिन प्रेसिडेंट उनके डिसीजन से बाइंडिंग नहीं है। मतलब स्टेट क्या बोलता है उससे प्रेसिडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से किसी जगह का नाम चेंज करना हो या किसी सिटी का नाम चेंज करना हो या किसी राज्य का नाम चेंज करना हो या फिर उसकी बाउंड्री रिस्ट्रक्चर करनी हो, रीडिफाइन करनी हो। तो इसका मतलब हमारे स्टेट की अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 2, 3 एंड 4 से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है कि पार्लियामेंट अपने विल पे कर सकता है। सिंपल सी बात है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अंडर द आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर दो टाइप के अमेंडमेंट कवर हैं। पहला जो स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट का। और ये जो अमेंडमेंट है, द अमेंडमेंट दैट वी हैव इन एबीसी, ये जो है ये वाला है सिंपल मेजोरिटी टाइप वाला अमेंडमेंट। अब कितने ऐसे सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट है जो उसके अंदर कवर नहीं है? आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि वेयर इज द स्पेस। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं, आपको थोड़ा ना आइडिया रहना चाहिए बिकॉज एग्जाम में ऑप्शन में आते हैं। आर्टिकल 368 आपको पता है ये पार्ट 20 का पार्ट है, अमेंडमेंट की बात करता है, ये बात तो आपको पता होगी। और अमेंडमेंट बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। अमेंडमेंट बिल राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी आपको पता होगा, मान के चलता हूं मैं आपसे। और ये जो मैंने बताया हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन है, उस जगह पे चाहिए होता है जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को हम हार्म कर रहे हैं। जैसे कि हम 7th शेड्यूल में कोई बदलाव करना चाहेंगे, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के अंदर कोई बदलाव करना चाहेंगे, उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई बदलाव करना चाहेंगे, या फिर हम यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कोई बदलाव करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जहां पे भी स्टेट का रोल आ रहा है। यहां तक कि आर्टिकल 368 के अंदर भी अगर आपको बदलाव करना है तो आपको राज्यों से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको राज्यों से एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल आपको देता हूं इसी का, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन। जीएसटी जो बिल पास हुआ था ना, उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए था, बिकॉज जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर 279A। ओके, चलिए, और माफ करिएगा अगर कभी कभी ट्रेन की थोड़ी आवाज आ जाती है, बिकॉज मेरा घर ट्रेन के मतलब रेलवे स्टेशन के काफी पास है, तो ट्रेन जब गुजरती है थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है। मैं ट्राई करता हूँ पॉज करने का। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सी ऐसा जो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, जो चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से कर लिए जाते हैं, उसको आर्टिकल 368 में कवर नहीं किया गया। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लगता है कि बड़े बड़े अमेंडमेंट, नाम बहुत बड़े बड़े हैं इनके, लेकिन बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से इसको चेंज कर दिया जाता है। पहला, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट में होती है ना, अपर हाउस जिसको बोलते हैं स्टेट का, वो यहां पे है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 169। और अभी एक बात यहां पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन करना है या रिमूव एबॉलिश करना है, ओके, या इनेक्ट करना है या अबॉलिश करना है, तो किसके रिकमेंडेशन पे किया जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकमेंडेशन पे किया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफ कोर्स वो पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी तभी होगा ना, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होना चाहिए, फिर जाके पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है, लेकिन पहले यहां से इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। अगेन, अब सेकेंड शेड्यूल में कोई बदलाव किया जाए, अगर सेकेंड शेड्यूल किससे डील करता है? एमोलुमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर,
गवर्नर, जजेस, इनकी जो एमोलमेंट से बात करता है। अब देखिए शेड्यूल में अलग से भी कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहां पे अगर जो शेड्यूल कवर हो रहे हैं तो क्यों ना आप इसको करते रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें करने में। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी यहां पे कवर होता है, एमोलमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको मिलेंगी, उन सब की बात यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीजें हैं यहां पे, ये भी देख लेते हैं। कोरम इन द पार्लियामेंट, आपको पता है कोरम क्या होता है? कोरम होता है 1/10 ऑफ द हाउस। अब 1/10 ऑफ द हाउस की हम जब बात करते हो तो क्या होता है 1/10 ऑफ द हाउस? 1/10 जैसे 543 है तो 543 का 1/10 क्या होगा? 54 होगा, वैसे 54.3 होगा, चलिए 55 ले लेते हैं। तो 55 मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके हाउस की प्रोसीडिंग होगी। तो कोरम को चेंज करना है, 1/10 करना है कि 1/20 करना है या 1/5 करना है, ये कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अगेन और भी चीज बता देता हूं आपको मैं, चलिए यहां पे जगह थोड़ा सा, जैसे कि सैलरी और अलाउंसेस, अगर सैलरी और अलाउंसेस अगर पार्लियामेंटेरियन के चेंज करने हैं वो अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, उसके लिए कौन, या फिर हम देखते हैं ना जब आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में या फिर यूपीएससी के बारे में, कैग के बारे में, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? उनकी सैलरी डिसाइड करने की ड्यूटी है पार्लियामेंट की, पढ़ा है ना आपने। तो पार्लियामेंट इनकी सैलरी बिल्कुल बदल सकता है अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, सिंपल मेजोरिटी। लास्ट नहीं, और भी चीजें हैं वैसे तो। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में अगर बदलाव करना है तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करता है? 10 स्टेट से डील करता है। वो 10 स्टेट जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट का अलग से, मतलब एक हमने बॉडी बना रखी है, ओके, मतलब शेड्यूल एरिया हमने डिफाइन कर रखा है, मिस्टेक, शेड्यूल एरिया हमने डिफाइन कर रखा है। और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमने क्या कर रखा है? 4 स्टेट आते हैं, एटीएम स्क्वायर, ठीक है। आप अभी इसके बाद भी आएगा ये, तो अभी एटीएम स्क्वायर यहाँ पे समझाना नहीं चाहता हूं मैं। तो यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, ये आते हैं यहाँ पे, तो इनका गठन करना है, अबॉलिश करना है, सब काम, या कौन से स्टेट को शेड्यूल स्टेट डिक्लेयर करना है अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, ये हमारा पार्लियामेंट कर सकता है विदाउट डूइंग एनी अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करके किया जा सकता है, ओके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2020 में, शाहीन बाग बार बार मैं याद दिलाता हूं आपको, वो सिंपल मेजोरिटी से किया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती हैं। कितने शेड्यूल मैंने बोल दिया, फर्स्ट शेड्यूल भी है। फर्स्ट शेड्यूल क्या आता है? अभी ये जो फर्स्ट शेड्यूल ही तो था, ये पूरा फर्स्ट शेड्यूल है। तो इसका मतलब कितने शेड्यूल बोल दिया मैंने? फर्स्ट शेड्यूल बोल दिया मैंने, जिसके अंदर आप यूनियन एंड द स्टेट की बात कर देते हो, टेरिटरीज की बात करते हो, एरिया को चेंज करने की सारी बात कर देते हो। उसके बाद सेकंड शेड्यूल की मैंने बात कर दी यहाँ पे, एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, ओके, इसकी बात कर दी। उसके बाद मैंने फिफ्थ शेड्यूल की बात कर दी और सिक्स्थ शेड्यूल की बात कर दी यहाँ पे। एट्थ शेड्यूल भी चेंज कर सकते हो आप सिंपल मेजोरिटी से, ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, ओके। तो देखिए कितने शेड्यूल हो गए, चलो यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं आप लोग थोड़ा सा, कितने शेड्यूल हो गए भाई जो आप सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हो? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ, और कुछ नहीं, चल इतना तो हो गया भाई। अब सेवेंथ वाला आप बदल सकते हो क्या? सेवेंथ वाला आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का, तो कम से कम हमारे कितने शेड्यूल यहाँ पे कवर करा दिए? 1 2 3 4 5 6 12 तो शेड्यूल है, 11 और 12 तो आपको याद ही रहता होगा। 10th शेड्यूल बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, एंटी डिफेक्शन यहाँ पे भी आएगा, तो मोटा मोटा तो सारे शेड्यूल इधर ही कवर हो गया हमारे। तो हम पीआईक्यू से करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बोल गया मैं, फोर्थ शेड्यूल भी कवर कर सकते हैं, फोर्थ शेड्यूल भी आप चेंज कर सकते हो। फोर्थ शेड्यूल क्या होता है? राज्यसभा के अंदर सीट्स का एलोकेशन जो है वो फोर्थ शेड्यूल में डिसाइड किया जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे इसके थ्रू, मतलब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू चेंज कर सकते हो। और कुछ चीजें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं, बताने लगेंगे तो इसी में चला जाएगा हमारा पूरा। पहला ही क्वेश्चन अभी हमने किया, ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। पार्लियामेंट हैज अ पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, अल्टर द बाउंड्री एंड उसके लिए चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, उसके लिए स्टेट से परमिशन उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट को भले वो बिल रेफर करेंगे लेकिन दे डोंट हैव टू, ओके, कि लाइक कि भाई जो स्टेट बोलेगा उस हिसाब से करेंगे। ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे स्टेट को पावर है, ये अमेरिका नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्वाज़ाई फेडरल, इसलिए हम अपने को क्या बोलते हैं? क्वाज़ाई फेडरल बोलते हैं, ठीक है। यूनिटरी बायस है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजन। अच्छा, सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में भैया? आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 पार्ट 2। अच्छा, ऊपर वाला हमने पढ़ा वो कौन से पार्ट का था? ये भी चलो इसका पूरा खोल ही देते हैं पूरा इसको। कौन से पार्ट का भैया? ये पार्ट 1 में आता है पूरा। पार्ट 1 में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक है। आर्टिकल नंबर 1 वैसे यहाँ पे गिवन नहीं है। आर्टिकल नंबर 1 में क्या होता है कि आप बात करते हो कि यूनियन एंड द टेरिटरी की आप बात करते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है?
भाई सिटीजनशिप की बात है, पार्ट 2 में आता है आर्टिकल नंबर 5 टू नंबर आर्टिकल नंबर 11 में। अब एक और बात यहां पे आपको बता देना चाहता हूं मैं कि आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेजर अभी ये सिटीजनशिप के आर्टिकल यार इतने उसमें आपको डेट मिलेंगे ना कि आप बोलोगे इसको लर्न करना जरूरी है, तो आपको सच में लर्न करना जरूरी नहीं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होती है और सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे होती है। इतना अगर पता रहा ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सिटीजनशिप के ऊपर आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बता देना चाहता हूं कैसे, इसी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा मैं अभी। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो समझेगा। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 आपको लर्न करने की जरूरत है क्या भाई? नहीं जरूरत है। और टू बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, आर्टिकल 8। आपको ये सब पढ़ के देखिए कंफ्यूजिंग लगेगा, अरे क्या सब दिया है, लेकिन यहां पे देखिए, इफ ही स्लैश शी हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट मतलब फॉरेन कंट्री। अब खुद सोच के देखिए कि आपको इतना आइडिया है, आपने पॉलिटी पढ़ा है तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, इफ एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की खुद ब खुद चली जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया ना। 5, 6, 8 पढ़ने की क्या ही जरूरत है, आपको इतना बस पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको सिर्फ इतनी अगर आइडिया है कि सिटीजनशिप अगर आपने दूसरी कंट्री की ले ली तो आपकी खुद की यहाँ की सिटीजनशिप चली जाती है, दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड। इतना काफी था फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए, और वही यहाँ पे है। इन्होंने सिर्फ इतना जो दिया है ना, ये ज्ञान देने के लिए दिया है, ये देने के लिए दिया है कि अगली बार हम आर्टिकल 5, 6, 8 पूछ सकते हैं, एक बार देख लेना। कहने का मतलब ये। चलिए, The Parliament has a power to make any provision with respect to the acquisition, termination of citizenship and all other matter relating to citizenship। अभी ऊपर क्या बताया मैंने आपको? Citizenship Amendment Act से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। कैसे बनाएगा? सिंपल मेजोरिटी से बनाएगा। तो दूसरा भी सही हो गया ना यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अब इतना आप लर्न करने बैठे ना यहाँ पे, तो हो गया आपका काम। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट मैटर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप इंक्लूडिंग एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड ऑल अदर मैटर रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अथॉरिटी एक्सरसाइज थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसी में वो चेंजेस करते रहते हैं। चलिए, अब कैसे एक्वायर करेंगे भाई? ये 2-3 चीजें दिमाग में रखिए, इसके ऊपर अलग से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी एज पर द क्वेश्चन बता देता हूं कि भाई अगर इंडिया में आप पैदा होते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन माने जाते हैं, सीधी बात है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, ऐसा ना हो कि अब फॉरेनर के, अभी जब जॉन टी रोड्स अगर इंडिया में थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रख दिया, ओके, तो क्या वो मतलब इंडियन हो गई? नहीं भाई, वो दोनों फॉरेनर हैं। ठीक है, वो अलग बात है, उस टाइम आईपीएल चल रहा था। तो बात ये है यहाँ पे, ये थोड़ा देखते भी रहिए यार, क्योंकि ये बहुत ना समझने के लिए बहुत एग्जाम्पल हिट हो जाते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अब वैसे मैं क्रिकेट का फैन होता है, ये सब चीजें थोड़ा कनेक्ट करता हूँ इन सब चीजों से अपने आप को। ठीक है, चलिए। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात यह है कि भाई आपको अगर उठा के ले जाएगी पुलिस, मान के चलिए, तो आपको पहले बताएगी कि भाई आपके क्यों लेके जा रहे हैं, रीजन बताएगी आपको, रीजन ऑफ द अरेस्ट बताएगी आपको। ठीक है, क्या रीजन है आपका। उसके बाद ये बताएगी, अभी आपको 24 घंटे के अंदर आपको लेके जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, उसके अंदर आपका आने जाने का टाइम एक्सक्लूड होता है, तो 24 घंटे के अंदर आपको लेके जाएगी। और फिर वो बताएगा कि भाई आपको क्यों, मतलब अगर इलीगल डिटेंशन है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन आर्टिकल 22 में बात की गई, लेकिन ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है? क्वेश्चन नहीं पूछा है किसके लिए अवेलेबल नहीं है, किसके लिए प्रोविजन फॉलो नहीं किए जाएंगे, कौन से केस में नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे हमें बात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, पहले अभी समझते हैं जरा। एनिमी एलियन, हाँ भाई, एनिमी एलियन के लिए नहीं। अभी एनिमी एलियन कैसे, इसको समझिए। भाई पाकिस्तान का कोई बंदा अपने को पकड़ने को मिला है, अरे स्पाई हो सकता है यार, स्लीपर सेल हो सकता है, कैसे ट्रस्ट कर लें उसके ऊपर? तो इसलिए ये प्रोविजन उसमें नहीं लागू होगा। बांग्लादेशी हो सकता है आज के टाइम पे, बांग्लादेश भी तो आजकल हमारे लिए हॉस्टाइल हो रखा है ना, तो हमें वो समझना पड़ेगा। एनिमी एलियन मतलब जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जिस भी कंट्री के साथ, इसलिए उन्होंने एनिमी एलियन लिख के छोड़ दिया है। अब वो डिपेंड करेगा इन फ्यूचर, चाइना का हो सकता है कोई, हाउ वी कैन ट्रस्ट। समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए स्पाई हो सकता है कोई, तो ऐसी किसी चीज में पकड़ा जा रहा है इलीगल एक्टिविटी में, तो हम उसको क्यों भाई, देखिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी यहां पे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसे लीगल एक्टिविटी में कहीं पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे काम में धरे जाते हैं, तो उनके लिए ये सब नहीं चलेगा भाई। उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, ये सब प्रोविजन उसके लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, वो एक्सेप्शन है वहां पे। या फिर किसी को अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ा है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि एक तरह से ना, इस तरह का डिटेंशन है कि
ऐसा संभावना है कि ये पर्सन कांड कर सकता है। समझ के देखिए आप, जैसे आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। अगर आपने सावरकर जी की मूवी देखी है, वीर सावरकर जी का भी, जो रणदीप हुड्डा ने की थी, उसमें जो लास्ट का सीन है जिसके अंदर नेहरू जी क्या करते हैं कि भाई इनको उठा के जेल में डलवा देते हैं। आखिरी के सीन है थोड़े, पुलिस आती है उनके घर पे और लेके जाती है, 100 दिन तक वो जेल में बंद रहते हैं, उनको जेल में डाल के भूल जाते हैं लोग। इट वाज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर आ रहा होता है, एक बायलैटरल मीट होती है इंडिया पाकिस्तान की, तो उनको डर रहता है कि भाई सावरकर जी कहीं भड़काऊ भाषण ना दे दे, सरकार सावरकर जी की वजह से कुछ दंगे होंगे ना हो जाए, इसलिए उनको जेल में पहले ही डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब पहले से डर का माहौल मतलब था। तो इस तरह की डिटेंशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस केस में फॉलो नहीं किया जाता है। फॉरेनर के लिए तो अवेलेबल है यार, फॉरेनर तो कहीं का भी हो सकता है ना, उसके लिए सारी चीजें हैं। फॉरेनर के लिए तो सारे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफकोर्स हमारा सिटीजन है यार, क्यों नहीं उसको हम सारे राइट्स देंगे। तो 1 और 2 के लिए अवेलेबल नहीं है। और कौन कौन से केसेस में अवेलेबल नहीं है भाई? अगर इनकम टैक्स फ्रॉड में आपको पकड़ा है, ये सारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़ा है, आपने कोई भाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आपको धर के लेके गए हैं, तो उस केस में प्रिवेंटिव, उस केस में आर्टिकल 22 फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए, अगर आपने कोर्ट ऑर्डर कोई फॉलो नहीं किया, और इनकम टैक्स मेन यहाँ पे ये चीज है। बाकी तो ये जो आर्टिकल 22 वहां पे सपोर्ट करता है, जो अगर आपका कोई क्रिमिनल नेचर में अगर आपको धरा जा रहा है, या फिर कोई क्वाजाई क्रिमिनल, मतलब छोटा मोटा कोई एक्टिविटी आपने किया है, चोरी वोरी का भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये नहीं बोलना चाहता हूं मैं, बट समझाने के लिए, ओके। तो उस केस में अगर आपको धरा जाता है, तो ये चीज आपको अरेस्ट का रीजन बताया जाएगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा, और मजिस्ट्रेट बोलेगा भाई लीगल डिटेंशन है, छोड़ दो इनको, बात खत्म हो गई। चलिए, ओके। अदरवाइज वो बोलेगा कि चलिए इसको और कितनी देर कंटिन्यू करना है, कितने दिन कंटिन्यू करना है, तो पहली बार में उसको भाई कर दिया जाएगा। आप सुनते होगे ना, जैसे शाहरुख खान के बेटे को किया था, तो उसको लेके गए थे मजिस्ट्रेट के पास में, मजिस्ट्रेट बोलता है, वो पहली बार बात होती है ना, बेल की बात हो जाती है उसी टाइम पे, वो सब उसी टाइम पे होता है। चलिए, और हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको, यहाँ एक ये भी मिलता है, एक लॉयर भी दिया जाता है आपको, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको बोलते हैं हम। अगर भाई आपके पास नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको मिलेगा, नहीं तो आप अपना हायर कर सकते हो, तो हायर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी डिटेल में हो गया है अभी, आप प्लीज इसको पढ़ सकते हैं, और ये चीजें मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, उसको भी ज्वाइन करिए प्लीज। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत मतलब यूपीएससी ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनाती है यार, मतलब इस पे कोई डाउट नहीं है, और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन कोई बनाता भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू मतलब होता है कि क्या रीजनेबल, वहां पे उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। एनीथिंग सब्जेक्ट टू मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आपको पूरी राइट है भाई, आप जो धर्म को फॉलो करना है, जो आस्था को फॉलो करना है, सब करिए, या नहीं करना मत करिए, ये भी बोला है। आपको प्रमोट करना है, प्रैक्टिस करना, सब कर सकते हैं, प्रोपोगेट सब कर सकते हैं, आप नहीं करना तो भी मत करिए, ये भी बोला गया है। आप अगर नास्तिक बनना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिटीजन को भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ तो भी यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे भाई ऐसा ना हो कि आप अपने धर्म को, अपनी आस्था को फॉलो करते टाइम आप अपने पब्लिक ऑर्डर को, सोसाइटी के पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्ट्रॉय करें। कोई ऐसे प्रिंसिपल है, मॉरल प्रिंसिपल है, या फिर मॉरली इनकरेक्ट चीजें आप कर रहे हैं समाज में, या फिर ऐसी भाई बोल रहे हैं चलो ये जड़ी बूटी है भाई, मैं बांट रहा हूं सबको, मेरे धर्म की है, लेकिन उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो मतलब एनीथिंग जिसकी वजह से ये चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या कुछ ना कुछ यहाँ पे हार्म हो रहा है, तो डेफिनेटली ये तो है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तो है, पहला ऑप्शन तो वैसे सब में, चलो ये हटा दीजिए, सी हटा दीजिए, पहला ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखते हैं, अच्छा पहले ऑप्शन से अगर देखूं मैं तो 2 भी सही है भाई, देखिए ना 2 भी सही है, 2 सब जगह है, तो फर्स्ट एंड 2 तो सही है भाई, मैं ऑप्शन से भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ऑफ कोर्स ही बात है, इसके लिए भी रखा गया है, ओके। प्रोवाइडेड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड द रिफॉर्म, ओके, थ्रू द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू एनी क्लास एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज, तो डायरेक्टली रखा हुआ है। ऑफ कोर्स दोनों स्टेटमेंट ही उन्होंने एक जगह से उठा रखा है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो दोनों पार्ट है, 2 और 3 है यहाँ पे। लेकिन डिफमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ये हमारा आर्टिकल 19 का पार्ट है। ये आर्टिकल 19 जो हमारा राइट टू एक्सप्रेस है ना, हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा है, उसके लिए सब्जेक्ट है, मतलब उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है,
ठीक है, वो भी आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी के साथ डील भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि हमारे फ्रेंडली कंट्री के रिलेशन हमारे हर्ट हो जाए, ऐसा कुछ ना बोले जिसकी वजह से सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट हो। ये सब चीजें भी बोली गई हैं हमारे आर्टिकल 19 में। ओके, चलिए, तो यहां पे 1, 2 एंड 3 के साथ आप जाएंगे, फोर्थ वाला गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे पढ़ लेना इसको अब। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 25 अब इसको पढ़ेंगे इसके बाद जाके तो बहुत अच्छा होगा, आपको पूरा समझ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया आपको, लेकिन इतना मैं यार हर एक आर्टिकल को कैसे समझाने लगूंगा ना, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। ओके, मैं कोशिश करता हूं इंटर रिलेट करने का। Which of the following fundamental right is are available to the non citizen? कितनी बार पूछा है, नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। देखिए, सिर्फ जो इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है आपको बता देना चाहता हूं मैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है, इंडियन को है। इसके साथ वाले, और मतलब ये इंडियन को ही है बस, ये फॉरेनर को नहीं है। लेकिन बाकी जो है वो इंडियंस प्लस फॉरेनर दोनों को है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14, ये दोनों को है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल नंबर 15, ये किसको है, सिर्फ इंडियन को है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16, तो 15-16 किसको है, सिर्फ इंडियन को है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, तो इसका मतलब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 ये हमारे फॉरेनर्स को भी है। ये बार बार देखिए, मैं इतनी बार लिखता हूं ना कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको वो टेंशन नहीं आनी चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बहुत बार ये सब चीजें लिख रखा है मैंने, बताया भी है कि 15-16 को साथ में रखो और 29-30 को साथ में रखो। ठीक है, फिर बीच में बचता है 19, और 19 ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर खुद अपने आप में 6 ऐसे आर्टिकल है, सेपरेट हमारे फ्रीडम है, और उसका भी अलग अलग इंप्लीकेशन है। जैसे एक राइट टू एक्सप्रेस में एक ना, देखिए राइट टू एक्सप्रेस एक फंडामेंटल राइट है हमारा, जो आर्टिकल 19 का पार्ट है, राइट टू एक्सप्रेस। लेकिन राइट टू एक्सप्रेस में दुनिया भर की चीजें आती है ना भाई। इसके अंदर एक पार्ट है राइट टू प्रेस। राइट टू प्रेस मतलब जो अपना मास एंड मीडिया वाला पार्ट है, प्रेस छापने उपने का, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट लिखा हुआ नहीं है। लेकिन राइट टू एक्सप्रेस को जब हम डिफाइन करते हैं, कोर्ट ने बोल रखा है कि राइट टू प्रेस इज समहाउ इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सप्रेस ओनली। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन भाई उसको है हमारे लिए, तो दैट इज राइट टू प्रेस। ठीक है, आर्टिकल 19 का पार्ट है, प्लीज इसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बताया मैंने आप लोगों को, हीबस कर्पस। हीबस कर्पस, हीबस कर्पस भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। हीबस कर्पस फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन कैन बी इशूड। देखिए हीबस कर्पस एक रिट है, ऐसे 5 रिट है, लेकिन अब हीबस कर्पस पे मैं फोकस करूंगा अभी, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोविजन क्यू वारंट करा रखा है, उसको भी देखिए आप। तो हीबस कर्पस पहली बात आर्टिकल 32 के अंदर ये सब चीजें आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है ओनली एंड ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए इशू कर सकता है, या फिर आप दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, या राइट रिट्स को वो कर सकते हैं ना, इन्वोक कर सकते हैं, ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट, नॉट फॉर योर लीगल राइट्स। अगर आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 आपको लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है वो। इसलिए द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज बिगर देन द सुप्रीम कोर्ट। ये बात आप दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं। अभी हीबस कर्पस कौन से केस में इशू, पढ़ तो लें एक बार। द रिट ऑफ हीबस कर्पस फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन कैन बी इशूड, कौन से केस में इशू किया जा सकता है। देखिए इलीगल डिटेंशन में। इलीगल डिटेंशन क्या होता है, जैसे पुलिस आपको लेके गई है और उन्होंने मतलब इलीगली मतलब अननेसेसरली आपको डिटेन कर रखा है, तो आप हीबस कर्पस इशू करवा सकते हैं, खुद से भी करवा सकते हैं, या आपके बिहाफ में कोई पर्सन दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। लेकिन आर्टिकल 32 नहीं, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो आप दोनों कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 का स्पेशल मेंशन नहीं है वैसे कि आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल आप दोनों कोर्ट के लिए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से केस में इलीगल डिटेंशन, कौन से केस में नहीं कर सकते हैं। पहला वाला तो है वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज बीन टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से गलत है वो, तो ऑफकोर्स इसके अगेंस्ट तो करेगा ही ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन कौन से केस में नहीं कर सकता है, अगर अब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर होल्ड कर रखा है तो नहीं कर सकता, या फिर आपको टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इन प्रिजन ऑन द
क्रिमिनल चार्जेस में अगर आपको धर रखा है, क्रिमिनल चार्जेस में अगर डिटेन कर रखा है और क्रिमिनल चार्ज प्रूव हो रखा है, तो क्यों भाई आपको हिबस कर्पस कैसे बताओ कैसे बोल सकता है वो? ठीक है, या फिर आपको इसलिए अरेस्ट कर रखा है आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है, समझे आप? या फिर आपने पार्लियामेंट का कोई क्या बोलते हैं कंटेम्प्ट किया है ऑर्डर्स का, तो ऑफकोर्स ही बात है। तो इन दो केसेस में तो हिबस कर्पस लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से उठा के डाला है ना, प्रॉपर तरीके से मतलब प्रॉपर चार्जेस हैं, प्रॉपर चार्जेस के साथ जिसके अंदर लाइक क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, सो एंड सो आईपीसी की धारा सो एंड सो के अंदर लगे हैं, तो उस केस में भाई आपके ऊपर कोई हिबस कर्पस नहीं लगेगा, कोर्ट खुद ऑर्डर नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इलीगल है, अगेन बताता हूं, अगेंस्ट द लॉ है, तो बिल्कुल वो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर यहां पे डिटेंशन, ये भी लिखा है, अगर यहां पे डिटेंशन लॉफुल है, अगर यहां पे डिटेंशन क्या है लॉफुल है, तो भी हिबस कर्पस नहीं होगा। लेकिन डिटेंशन अनलॉफुल है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर डिटेंशन अनलॉफुल है तो डेफिनेटली करेगा वो। सुप्रीम कोर्ट हिबस कर्पस यहां पे इशू करेगा और बोलेगा भाई ब्रिंग द बॉडी, उस पर्सन को बुलाओ यहां पे। हिबस कर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। चलिए आगे देखते हैं अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा ओनली। ठीक है, बिकॉज 2 और 3 तो लीगल है, लीगल है मतलब। ठीक है, और हाईकोर्ट क्या हर चीज के लिए कर सकता है क्या? मतलब देखिए, हाईकोर्ट भी अगर उसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो चीजें हो रही है वो कर, लेकिन कोई केस केरला में हुआ है तो उसके लिए कैसे हिबस कर्पस वो करेगा? अगर महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है, वो केरला के केस के लिए कैसे कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया कहीं किसी के लिए भी कर सकता है, लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की, तो अपने विद इन द जुरिस्डिक्शन एरिया ही करेगा ना वो। बस आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि कोर्ट कैन दिस ऑर्डर द हिबस कर्पस या रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकता है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कैसे करेगा भाई? हाई कोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द इंडिया है, इंडियन टेरिटरी में पूरी जगह पे है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए भी एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement about the electoral government in India is not correct? Not पे बहुत फोकस करना अपने को। The superintendence, direction and control of the election are vested in the Election Commission of India. आर्टिकल नंबर 324 पार्ट 15 बिल्कुल सही। There is a one general electoral roll for elector every territorial constituency. हाँ भाई, कोई गलती बात नहीं है, बिल्कुल एक ही इलेक्टोरल रोल होता है। The Parliament has the power to make law related to the delimitation of the constituencies under आर्टिकल नंबर 82। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डिलिमिटेशन एक्ट पास करता है, डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, उसका जो चेयरपर्सन होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, उसका जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं उसके मेंबर्स। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिट की गई है डिलिमिटेशन के ऊपर। ओके, तो यहां पे और कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन गठन किया गया है? 4 बार, 1952, 62, 72 और 2002। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन से आर्टिकल में लिखा है? 326 में लिखा है। ठीक है, हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको वोट देने का अधिकार है, तो इसमें लिखा है। चलिए, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताने के लिए आप बताता भी रहता हूं, लेकिन अभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो फेवरेट मतलब एक क्वेश्चन तो इस टाइप के आपको हर टाइम हर जगह मिल जाएंगे। कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338A, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद क्या हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब एक दोनों को अलग अलग कर दिया गया था और एक अलग से बॉडी बनी थी अंडर आर्टिकल 338A। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल? 338B। तो पहला वाला तो है भाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कोई भी नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन नहीं है भैया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये तीनों नहीं है, बंद करिए। तो यहां पे एक ही है। और आर्टिकल 338 में क्या आता है? 338 में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338A में आता है, और 338B में तो आपको बता ही दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ओनली वन। आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भैया, 86th। अब आप बोले कि भाई बाकी भी बता दूं, हाँ बता देता हूं आपको मैं। इसके बाद एक और चीज हुआ था, 21A में ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन। ये हमारा फंडामेंटल राइट,
जो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। साथ ही साथ जो 11th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी ऐड किया गया है इसको, ठीक है, एज पर दिस राइट टू एजुकेशन। और साथ ही साथ चलिए अब यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, 97th अमेंडमेंट किससे एसोसिएटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से एसोसिएटेड है, ठीक है, और उसको हमने 19C में जोड़ रखा है। एक पर्सन को चॉइस है टू फॉर्म द यूनियन, टू फॉर्म द एसोसिएशन और एंड फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल नंबर 19C फंडामेंटल राइट। और साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ आरटीआई। आरटीआई के अंदर नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में अपना दिया था अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट, उन्होंने दिया था, ठीक है। अब 2000 यहां पे 93rd अमेंडमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक पीआईक्यू है, आपको पीआईक्यू बता देना चाहता हूं। देखिए 93rd अमेंडमेंट यहां पे जो लाया गया था उसके अनुसार आर्टिकल नंबर 15(4) जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है? 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वहां पे ये मेक श्योर किया जाएगा कि मतलब रिजर्वेशन हो किसके लिए? SC ST एंड अदर एजुकेशन एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए। तो आर्टिकल 15(4) ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये बात, और ये इंदिरा साहनी केस के बाद वाला अमेंडमेंट है। इंदिरा साहनी केस नहीं, सॉरी, इंदिरा साहनी केस का नहीं है। चलिए आपको इतना दिमाग में रखिए अभी। अच्छा वो 1993 है यार, इंदिरा साहनी केस 1993 की बात है। चलिए वो क्या होता है 93 एंड 93 के दिमाग काम करने लगता कहीं और जाके, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो गया? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया जिसके थ्रू रिजर्वेशन प्रॉपर्ली उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। रिजर्वेशन टू द SC ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली अनप्रिविलेज्ड क्लास, ओके। और बोला गया भाई कि आप इनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन रहेगा। चलिए ये जोड़ा गया है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो दुनिया भर का पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, तो जो पूछा हुआ आपको मैंने समझा दिया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही, और कहां जोड़ा था भाई? आर्टिकल 45 में भी जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के बाद। देखिए क्या जोड़ा था? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ATPSP में भी जोड़ा गया था अपना 86 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। 3 जगह जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया था, DPSP में भी जोड़ा गया था, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया था। तो तीनों जगह पे जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के बाद 2002 में, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इलिसिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही। द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, बिल्कुल कर सकते हैं भी। और ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। ये तीनों पीआईक्यू है वैसे, आपको बता दूं, और तीनों के तीनों बहुत बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 78 में दिया हुआ है इसके बारे में, और आर्टिकल 78 एंड आर्टिकल नंबर 86 में दिया हुआ है, ओके। लेजिस्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल 86 में दिया हुआ है, और बाकी चीजें जो है, जैसे आर्टिकल 78 क्या बोलता है, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन टू होम? टू द पीएम। पीएम को पूछ सकते हैं, पीएम से वो मांग सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली गिवन देयर। चलिए अब ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप खुद समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ये सारी चीजें कर सकता है। आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटी की नॉलेज रखा है तो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए President has the right to address either house of the parliament and can also send message to the council of minister to elicit information under article 86, ठीक है। अब बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 78 आर्टिकल है, ज्यादा देखिए सरदर्द वाला क्वेश्चन नहीं था, वो बहुत सिंपल स्टेटमेंट था, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। The member of Lok Sabha does not disqualified to continue as a member of the house if the member A है again 10th schedule, एंटी डिफेक्शन याद आया आपको, 52nd अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए आपको, इससे रिलेटेड है। क्या बोलता है भाई ये 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन क्या बोलता है? पहले ये बात कर लेते हैं, बाद में नोट के ऊपर फोकस करेंगे। क्या बोलता है? अगर आपने वॉलेंटरली गिव अप कर दी अपनी सीट, अपनी मेंबरशिप पार्टी से गिव अप कर दी, तो आप क्या हो जाओगे? आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इफ यू वॉलेंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही शी वाज द इलेक्टेड, तो उस टाइम पे आप भाई सीधा क्या हो गए? आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपको सीधा रिजाइन करना पड़ेगा। आपकी जगह पे बाईपोल इलेक्शन कराए जाएंगे, बाई इलेक्शन कराए जाएंगे। तो पहला वाला तो सीधा का सीधा इसका पार्ट है, इसका फीचर है। इफ एक्सपेल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये वाला तो नहीं है,
You join a political party after being elected as an independent candidate. भाई आपको इंडिपेंडेंट चूज किया गया था, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। एबीसी का फीचर है। इफ यू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के विप के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो भी आपको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो यहां पे तीनों इसके फीचर हैं। यहां तक ये भी एक फीचर है कि अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, अगर उसने 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसको भी रिजाइन देना पड़ेगा। और अथॉरिटी कौन होगा, जो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा में और स्पीकर होगा लोकसभा में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका पार्ट नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सपेल करती है तो उसको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। ओके, अदरवाइज वो खुद से कुछ करता है तो भाई रिजाइन देने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अगर पार्टी के अगेंस्ट खुद जाता है तब तो यहाँ पे खुद से जो गलती करते हो वहां पे रखा गया है चीजें। अगर पार्टी एक्सपेल करते तो नहीं। तो आप पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा, सारा हमने कर रखा है इससे पहले भी, काफी बार हो गया है। ठीक है, अभी देखिए 10th शेड्यूल भी डिस्कस हो गया हमारा। अब क्या बच गया, अब 11th शेड्यूल बता दूं। 11th शेड्यूल डील करता है पंचायती राज से और 12th शेड्यूल डील करता है हमारा अर्बन लोकल बॉडी से, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। क्या बचा भाई, 9th शेड्यूल बचा। 9th शेड्यूल में वैसे लॉ रखे गए हैं विच आर लाइक जिनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन आईआर कोलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर वो लॉज वायलेट करेंगे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। आपको पता है तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उसको उन्होंने शेड्यूल 9 में डाल रखा है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसको टाइम टू टाइम पे देखता भी रहता है उसको, और जब चैलेंज होते हैं तो शेड्यूल 9 में वो सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से मैंने 12 के 12 शेड्यूल यहीं पे करा दिए घूमते फिरते। अब बात करते हैं भाई, ये तो उसके फीचर हैं, प्लीज इसको पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसको पहले समझते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे इंग्लिश को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हमारे पास पूरे 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। देखिए अब 8th शेड्यूल भी आ गया है, यहाँ पे पूरे 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वहां पे इंग्लिश नहीं है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि 8th शेड्यूल में कितनी बार मतलब अमेंडमेंट करके लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। एक क्वेश्चन आया है, देखिए उस वही आपके लिए रखा हुआ था मैंने। ये देखिए 21st अमेंडमेंट के बाद हमने सिंधी को ऐड किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज PYQ सीधा। और कितनी बार अमेंडमेंट हुए भी पूछा गया, 3 बार हुए हैं। 21st अमेंडमेंट सिंधी ऐड किया आपने, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली सबके आगे नी आता है। देखिए मतलब आई आता है। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो बहुत बार इन्होंने पूछ लिया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अभी देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको कैसे आपको करवा सकता हूं, सिर्फ इतना बता सकता हूं मैं कि 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 आता है, और ये 3 बार है। 21 में आप सिंधी ऐड किया, यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तो आप सीक्वेंस में रट लीजिए भैया, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। इससे पहले का PYQ है वो। और 71st अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है इस टाइम पे। अभी कितनी लैंग्वेजेस ऐड की उन्होंने, 1 2 3 4 8 लैंग्वेजेस ऐड की। मतलब शुरुआत में कितनी लैंग्वेजेस थी, शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी। ये भी पूछा हुआ है कि जब 8th शेड्यूल बना था तो शुरुआत में कितनी लैंग्वेजेस थी और उसके बाद अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश पार्ट नहीं है उसका। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, और आप इस अमेंडमेंट वाली याद रखेंगे तो उसके बेसिस पे भी आप ऑप्शन को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आपको याद रहेगा, मणिपुरी। अब जितने देखिए आप बड़ी बड़ी जो लैंग्वेजेस है वो तो आपको पता होगी, हिंदी आपको पता होगी, गुजराती पता होगी आपको। अब बोलेंगे राजस्थानी है क्या, राजस्थानी नहीं है भैया इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाइए, राजस्थानी नहीं है यहाँ के इसके अंदर। अभी कौन कौन सी है, थोड़ा स्टेट से भी याद कर सकते हैं आप लोग। साउथ की सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, मलयालम मिल जाएगी। देखिए साउथ की पहले दिमाग में रखिए, इसको लर्न करने के तरीके देख लीजिए। मलयालम देख लीजिए, तेलुगु देख लीजिए, अपना कन्नड़ा देख लीजिए, और क्या हो गया, तमिल देख लीजिए। कितने हो गए, 4 हो गई, एक और चाहिए अपने को, 4 5 4। ठीक है, चलिए उसके बाद नॉर्थ की हिंदी तो कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, उड़िया को तो क्लासिकल लैंग्वेज में मिला हुआ है। ओके, मराठी हो गई अपनी, पंजाबी हो गई। तो ऐसे आप थोड़ा स्टेट वाइज भी रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बंगाली रहेगी, असमीज रहेगी। ओके, तो डाउटफुल इसमें उर्दू में आता है, उर्दू अपनी रहेगी, और ये भी रहेगी, कश्मीरी भी रहेगी, ये थोड़ा रहता है।
तो इस तरह से 22 लैंग्वेजेस हैं पूरी, एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, एक दो बार रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ, और प्लीज बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और रीच बढ़ाइए इसकी, ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और थैंक यू, आप लोग काफी वॉच कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।